नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार शर्मा आप सभी का आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे जीव विज्ञान विषय के जेट 2018 के पार्ट फर्स्ट पर। ये वो प्रश्न हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और आपके आगामी होने वाली परीक्षाओं में काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। बच्चों, हमारे सामने जो पहला प्रश्न आया है, पहला प्रश्न क्या है कि कोशिका चक्र की किस प्रावस्था के दौरान आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। विद्यार्थियों, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है आरएनए और साथ में किसकी बात कर रहा है? प्रोटीन की। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करें? इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें कोशिका चक्र के बारे में पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। अगर हमें कोशिका चक्र के बारे में पूर्ण ज्ञान होगा तो हम इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी आसानी पूर्वक सही कर पाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले कोशिका चक्र के बारे में बताऊंगा ताकि उसके आधार पर आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ सकें। तो मैं बात कर रहा हूं बच्चों कोशिका के कोशिका चक्र के बारे में। देखो, मैं आपके सामने कोशिका के कोशिका चक्र को ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या किया, एक कोशिका को ड्रॉ किया है। इस कोशिका के कोशिका चक्र में ध्यान देना, इस कोशिका के कोशिका चक्र के अंदर आपने सुना होगा कि किसी भी कोशिका के कोशिका चक्र में दो प्रावस्थाएं पाई जाती। कितनी प्रावस्थाएं होती है बच्चों? दो जो प्रावस्थाएं होती हैं, उन दो प्रावस्थाओं को किस किस नाम से जाना जाता है? उसे हम कहते हैं, एक को इंटरफेज और एक को कहते हैं डिवीजन फेज। ध्यान देना आप लोग सभी लोग, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी? यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इस कोशिका के कोशिका चक्र में आपको दो अवस्थाएं दिखाई दे रही होंगी। एक अवस्था आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की, अर्थात कहना क्या चाह रहा हूँ, ये अवस्था दिखाई दे रही होगी पूरी की पूरी। इस अवस्था को कहते हैं बच्चों इंटरफेज। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज कहा जाता है। और ये जो दूसरी अवस्था आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, इस अवस्था को हम कहते हैं डिवीजन फेज। क्या कहते हैं बेटा इसको? डिवीजन फेज कहते हैं, अर्थात विभाजन प्रावस्था, और इसे क्या कहते हैं? अंतरा प्रावस्था कहते हैं। इंटरफेज में कोशिका विभाजन नहीं करती बल्कि विभाजन से संबंधित समस्त तैयारियां करती है। तो ध्यान दें, इंटरफेज को पुनः 3 भागों में बांटा गया था। आप सुनेंगे G1 फेज। कौन सी थी? G1 प्रावस्था। दूसरी बच्चों यहां पर थी S प्रावस्था, S फेज। तीसरी जो यहां पर थी वो थी G2 प्रावस्था। और जो लास्ट की अवस्था है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं M प्रावस्था। क्या कहते हैं इसको? M प्रावस्था। क्यों? क्योंकि विभाजन की क्रिया समसूत्रण पर आधारित होती है और समसूत्रण को माइटोटिक कहा जाता है, इसलिए इसे M प्रावस्था। तो ध्यान दें बच्चों कि कोशिका के कोशिका चक्र में कितनी अवस्थाएं हुई? मूल रूप से 2 अवस्थाएं हुई, एक इंटरफेज और दूसरी कौन सी थी? डिवीजन फेज। इंटरफेज को पुनः 3 अवस्थाओं में बांटा गया, G1, S, G2, और डिवीजन फेज को क्या कहा गया? M। अर्थात कोशिका के कोशिका चक्र में जो अवस्थाओं का सही क्रम आपको दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? G1, S, G2, M। अब ध्यान देना बेटा कि G1 से लेकर G2 तक कोशिका विभाजन नहीं होता बल्कि विभाजन की तैयारियां होती हैं। तो विभाजन की तैयारियों के अंतर्गत किन किन चीज़ों का यहाँ पे संश्लेषण होगा, हम थोड़ी सी बात को एक्सप्लेन कर चलें। आपको पता है कि विभाजन से पहले की जो अवस्था है उसमें तैयारियां हो रही हैं। तो आपको ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी कोशिका में विभाजन होता है तो विभाजन से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के घटकों का निर्माण होगा, और कोशिका में विशेष घटक कौन होता है? डीएनए। अर्थात ध्यान रखें कि जो जीवन प्रावस्था होती है, इस प्रावस्था में क्या होता है कि डीएनए संश्लेषण से संबंधित, किसकी बात करो बेटा? डीएनए संश्लेषण से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अर्थात डीएनए रेप्लिकेशन से संबंधित प्रोटीन जो होती हैं उनका संश्लेषण कहाँ होगा? प्रोटीन का संश्लेषण इस जीवन में होता है। इस जीवन प्रावस्था में डीएनए संश्लेषण से संबंधित आरएनए का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है बेटा? आरएनए संश्लेषण की क्रिया भी इसमें पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें कि इसी अवस्था में विभिन्न प्रकार के एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, अर्थात एंजाइमों का संश्लेषण होता है।
किसका संश्लेषण होगा? एंजाइम का संश्लेषण होता है। और इनके संश्लेषण के पश्चात अब कोशिका जीवन अवस्था से एस प्रावस्था में चली जाती है। बच्चों एस प्रावस्था में क्या होता है? एस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है? डीएनए संश्लेषण होता है, जिसे अपन लोग डीएनए रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकरण कहा जाता है। बच्चों एक चीज और ध्यान दें, जब डीएनए का संश्लेषण हुआ तो यहां पर पक्की बात है डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन का भी संश्लेषण होगा, क्योंकि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन हमेशा रहती है और डीएनए के ऋणावेश को उदासीन करने का कार्य करती है। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? यहां एक बात और होगी, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होगा। किसका होगा? हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया भी यहां पे पाई जाएगी। अब ध्यान दें, डीएनए का संश्लेषण हो चुका है, अर्थात एस प्रावस्था पूरी हुई। जैसे ही एस प्रावस्था पूरी होती है तो कोशिका G2 अवस्था में प्रवेश कर जाती है, और G2 अवस्था के बाद बच्चों क्या होता है? एम प्रावस्था, विभाजन प्रावस्था आती है, अर्थात G2 अवस्था विभाजन प्रावस्था के ठीक निकट है, इसलिए इस प्रावस्था में कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं, अर्थात विभाजन से संबंधित यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की तैयारियां पूर्ण की जाती हैं। विभाजन से संबंधित कौन कौन सी तैयारियां पूर्ण की जाती है? ध्यान देंगे, विभाजन से संबंधित कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन बनती। बेटा कौन सी प्रोटीन? तो आपको पता है जब कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्रों को मध्य रेखा से ऊपर अपने ध्रुव की तरफ या नीचे अपने ध्रुव की तरफ ले जाने के लिए विशेष प्रकार के धागे या तंतु का निर्माण होता है, उसे कहते हैं तर्कु तंतु। और तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? टिब्युलिन प्रोटीन का, अर्थात इस प्रावस्था में तर्कु तंतु निर्माण करने वाली टिब्युलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बेटा किसका होगा? टिब्युलिन प्रोटीन का संश्लेषण, टिब्युलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यहां पे ये प्रोटीन बनेगी। साथ में आपको पता है कि जब कोशिका विभाजन होगा तो कोशिका विभाजन से संबंधित विभिन्न प्रकार के आरएनए की आवश्यकता पड़ती है, तो यहां पर बच्चों आरएनए का संश्लेषण भी होगा। फिर आपको पता है कि आरएनए संश्लेषण के साथ साथ इस जगह पर क्या होता है कि गुणसूत्रों को अपने ध्रुवों की तरफ ले जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसी वाली अवस्था में किसमें? G2 में एटीपी का क्या किया जाता है? संचयन किया जाता है, अर्थात एटीपी के रूप में ऊर्जा को स्टोर किया जाता है। अब आपके सामने बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। यह कोशिका चक्र के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी आउटलाइन दी है। हमसे प्रश्न क्या पूछा है? हमसे पूछा है कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में आरएनए और प्रोटीन बनता है। ध्यान दें, आरएनए का संश्लेषण कहाँ हो रहा है बेटा? इस जीवन में, और साथ में जीवन में किसका हो रहा है? प्रोटीन का। इसका मतलब आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण जीवन में तो होता है। फिर हम बात करें एस प्रावस्था में क्या आरएनए का संश्लेषण होता है क्या? नहीं, यहाँ डीएनए का संश्लेषण होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं चूज करेंगे। G2 अवस्था में क्या होता है? G2 अवस्था में टिब्युलिन नाम की प्रोटीन का संश्लेषण हुआ, और साथ में बच्चों क्या होता है? आरएनए का संश्लेषण भी होता है। और एम प्रावस्था में तो क्या होता है? विभाजन होता है, अर्थात पैतृक कोशिका पुत्री कोशिका में बट जाती है। तो आपके सामने स्पष्ट बात हो चुकी है कि प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण कहाँ हुआ? जीवन में और G2 अवस्था में, इसलिए जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन माना जाएगा। क्लियर? अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 2 कि गन्ना किस कुल का सदस्य है? किसकी बात कर बेटा? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शुगर केन की, कि शुगर केन कौन सी फैमिली या कौन से कुल का सदस्य होता है। तो ध्यान दे के सुनना कि गन्ना क्या है? एक प्रकार की घास है। क्या है? घास। और घास हमेशा ग्रेमिनी फैमिली से या पोएसी फैमिली से संबंध रखती है। तो गन्ना किस कुल का सदस्य हुआ? गन्ना ग्रेमिनी कुल का सदस्य हुआ। और बेटा ग्रेमिनी को पोएसी कुल भी कई बार लिखा जाता है। क्या लिख देते हैं? पोएसी कुल भी लिख देते हैं। तो आप समझ लेना पोएसी और ग्रेमिनी दोनों एक ही हैं। क्लियर बात हो जाएगी। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए। मालवेसी की बात करें बच्चों तो मालवेसी में कौन कौन से आते हैं? तो ध्यान देना, मालवेसी के अंदर आपने सुना होगा गुड़हल, जिसे कहते हैं चाइना रोज। मालवेसी में आती भिंडी, ठीक है ना। तो इनको अपन ध्यान रखें कि ऐसे पादप जिनके पादप भागों में श्लेष्मा चिपचिपे पदार्थ की उपस्थिति पाई जाती है, मालवेसी कुल से संबंधित होते हैं।
क्रूसीफेरी की बात करें बेटा, ध्यान देना, क्रूसीफेरी में क्या क्या आते हैं, बहुत फेमस जो हैं उन्हीं की बात करेंगे। क्रूसीफेरी में सरसों आता है, क्रूसीफेरी में मूली आता है, क्रूसीफेरी की बात करें तो इसमें क्या आता है, गोभी आता है। तो ये अपन को थोड़ी सी बातें याद रखनी है। मिमोसॉइडी की बात करें तो मिमोसॉइडी में आपने बहुत फेमस है ना क्या है कि प्लांट के बारे में सुना होगा, टच नोट मी प्लांट, उसे क्या कहते हैं, छुई मुई। क्या कहते हैं बच्चों, छुई मुई। तो आपके सामने बात क्लियर हो चुकी है कि हमने बात की कि गन्ना किस कुल से है, गन्ना ग्रेमनी या पोएसी कुल से होता है, गुड़हल है, भिंडी मालवेसी से है, सरसों मूली गोभी क्रूसीफेरी से, और छुई मुई किसका है, मिमोसॉइडी का। लेकिन इस वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। हमारे सामने क्वेश्चन संख्या 3 देखें कि रोग प्रतिरोधक फसल की किस्मों में से निम्न कौन सा युग्म सही नहीं है। क्या कहना चाहते हैं कि रोग प्रतिरोधक किस्म है और उनसे संबंधित क्या दे रखा है, रोग का नाम दे रखा है। क्या ये दोनों आपस में मैच करते हैं? अगर करते हैं तो ठीक है, लेकिन अपन से पूछा कौन सा युग्म सही नहीं है, अर्थात हमें गलत युग्म की पहचान करनी है। हमसे बात करा सरसों और बगल में लिख रखा श्वेत किट, वाइट रस्ट। तो आपको पता है कि सरसों जो है क्रूसीफेरी का सदस्य है और क्रूसीफेरी में वाइट रस्ट डिजीज पाया जाता है जो कि एल्बुगा कैंडिडा के कारण होता है। इसका मतलब ये वाला विकल्प तो सही है। फिर हम बात करें गेहूं पर्ण तथा धारी कीट, गेहूं के पादप में पर्ण तथा धारी कीट लगता है, बिल्कुल सही है। लोबिया जीवाणु अंगमारी, बिल्कुल है। यहां पर हमने देखा कि लोबिया में क्या होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट लग जाता है। हम बात करें तंबाकू मोजेक वायरस, बच्चों ध्यान देना कि तंबाकू मोजेक वायरस जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं टीएमबी। ये बच्चों टीएमबी क्या करता है, ये टीएमबी तंबाकू के पादप के अंदर ना क्या है कि रोग उत्पन्न करता है, मोजेक रोग। लेकिन इसके बगल में क्या दे रखा है, गोभी दे रखा है, इसलिए ये इसका मैचिंग नहीं हो पा रहा। इसलिए क्या है, ये विकल्प सही नहीं है और अपन से यही पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो इसका मतलब हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। क्वेश्चन संख्या 4 देखें, क्या कहता है बच्चों, ध्यान देना कि भारत में हरित क्रांति के दौरान, किसकी बात कर रहे हैं कि भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं के दौरान जया तथा रत्ना, ये बच्चा क्या है, ये किस्मों के नाम है। किसके नाम है, ये किस्मों के नाम दे रखे हैं कि जया तथा रत्ना किस्मों का विकास किया गया, बिल्कुल किया गया। अब आपसे इसका अर्थ क्या कहना चाह रहा है, इस प्रश्न का मीन्स क्या है, तो इसका मीन्स ये है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान जया और रत्ना किस्में विकसित की गई। ये किस्में हैं किसकी, ध्यान दें कि किस फसल से संबंधित हैं, क्या ये बाजरे से हैं, तो बच्चों ध्यान देना जया और रत्ना बाजरे की तो नहीं है। क्या ये मक्के की है, जया और रत्ना मक्के की नहीं है। हम बात करें गेहूं की है क्या, नहीं, गेहूं की तो आपने सुना होगा सर्वतोनारा, कल्याण सोना, सोनारा 64, सोनालिका, ये गेहूं की हैं। लेकिन धान की है क्या, बिल्कुल है बच्चों। ध्यान देना कि जया, रत्ना, जगन्नाथ ये सब किसकी हैं, धान की किस्में हैं जो कि हरित क्रांति के पश्चात भारत में विकसित हुई हैं। क्लियर है। लेकिन बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हरित क्रांति जब शब्द आ गया है तो हरित क्रांति के जन्मदाता अर्थात इसके जनक किसे कहा जाता है, इनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो मैं इस प्रश्न में ही एक अलग से लाइन बता रहा हूँ जो कि आपको कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के पेपर में कोई ना कोई प्रश्न बन के जरूर मिल जाती है। तो ध्यान देना, हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक। अब बच्चों ध्यान देना, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बारलॉग। क्या कहलाते हैं, डॉक्टर नॉर्मन ई बारलॉग, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाते हैं। लेकिन बच्चों ये तो विश्व की बात हुई, भारत में भी तो किसी ना किसी ने हरित क्रांति पर कार्य किया होगा। तो ध्यान दें, एक शब्द याद रखेंगे कि हरित क्रांति के भारतीय जनक। अब बच्चों ये भी याद रखने वाली बात है, हरित क्रांति के भारतीय जनक किसे कहते हैं, तो ये बहुत फेमस नाम है डॉक्टर
MS स्वामीनाथन। याद रह जाएगा कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, जबकि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन हुए, या फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है, तो अपन लोग ध्यान दे सकते हैं। लेकिन हमारे सामने जो प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 में जया और रत्ना किसकी किसमें बताई गई है, धान की बताई गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन संख्या 5 देखें, क्या कहता है, ध्यान दें कि रसारोहण का ससंजन तनाव अर्थात कोहेंसिव फोर्स तथा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव अर्थात ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल प्रतिपादित किया। तो बच्चों सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है, इसके बारे में बहुत फेमस है, ये खूब पूछा जाता है कि रसारोहण का ससंजन तनाव अथवा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल किसने दिया था? ये दिया था बच्चों डिक्सन और जॉली ने। किसने दिया था? डिक्सन और जॉली ने। लेकिन बच्चों इसका मतलब क्या है? इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था, ये जो मॉडल दिया था, इस मॉडल में इन्होंने समझाया क्या था? तो यहाँ पर देखो दो शब्द आ रहा है, ससंजन तनाव और दूसरा आ रहा है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। बच्चों ध्यान दें, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं ताकि कल को आपसे कोई भी बात और भी पूछी जाती है इस मॉडल से संबंधित तो आप बताने लायक हो सकें। ध्यान दें, सबसे पहले हम बात करेंगे रसारोहण क्या होता है। बच्चों ध्यान दें, रसारोहण, तो जरा मैं आपको एक डायग्रामेटिकली समझाता हूं। आपके सामने मैं एक पादप को ड्रॉ कर रहा हूं। किसको बना रहा हूं बच्चों? एक पादप आपके सामने बना रहा हूं। ये लो साहब, मैंने आपके सामने एक पादप को ड्रॉ कर दिया। मेरे द्वारा एक पादप आपके सामने बनाया गया है। ये पादप का स्टेम है, ये पादप की लीफ है और ये पादप की क्या बच्चों? रूट है। ठीक है, ये जड़ें हैं। अब समझना बहुत गहराई से कि यहां पर रसारोहण क्या होता है। बच्चों ध्यान दें, आपने सुना होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी बहुत बड़ी चुंबक है। क्या है? बहुत बड़ी चुंबक अर्थात मैग्नेट है। और ये क्या करती है कि जमाने भर की चीज़ों को अपनी तरफ खींचने का कार्य करती है। कैसे? ध्यान दें, मेरे सामने आप ध्यान दें कि मेरे हाथ में इस समय क्या है? मेरे हाथ में एक मार्कर है। इस मार्कर या इस पेन को जब मैं छोड़ता हूं तो ये पेन कहाँ जाता है? नीचे की ओर। मान लीजिए मेरे पास में क्या ये पेन नहीं है, हम इसको क्या मान सकते हैं? हम मान के चल रहे हैं साहब मेरे पास ये बॉल है। अगर मैंने इस बॉल को छोड़ा तो कहाँ गई? नीचे की तरफ। मान लीजिए मेरे हाथ में कोई ग्लास है और ग्लास में पानी भरा है। इस ग्लास को थोड़ा सा मैं तिरछा करता हूँ तो जैसे मैं इसको हल्का सा झुकाता हूँ तो पानी किधर चला जाएगा? नीचे की तरफ। अर्थात किसी भी वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ा जाए या किसी भी पदार्थ को मुक्त रूप से छोड़ा जाए तो फ्रीली छोड़ने से क्या होता है? ये नीचे की तरफ मूव करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों नीचे की तरफ एक बल लगता है। क्या लगता है? एक बल लगता है और उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल जी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल जी कहते हैं। लेकिन आपने कभी महसूस किया है क्या कि पादप की जड़ें किसको अवशोषित कर रही हैं? पादप की जड़ें जल को अवशोषित करती है। किसको अवशोषित कर रही हैं? जल को। और ये जल किधर की तरफ जा रहा है? ये जल जा रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जा रहा है और कहाँ पहुंच रहा है? पादप के शीर्ष भाग की तरफ। ध्यान दें मेरी बात को, मैं रसारोहण की डेफिनेशन समझा रहा हूं। क्या कहा मैंने आपसे कि ये क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ, और जल किधर जा रहा है? ऊपर। तो ध्यान देना, गुरुत्वाकर्षण बल के ठीक विपरीत जल के अणु का पादप के शीर्ष भाग तक पहुंच जाने की क्रिया ही रसारोहण कहलाती है। तो ये तो बच्चों एसेंट ऑफ सैप की बात हुई। लेकिन डिक्सन और जॉली ने इसे किस रूप में समझाया? तो ध्यान देना, ये क्या है बच्चों? ये पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, अर्थात सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए इकोसिस्टम है। इस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो एक स्रोत है, इस स्रोत के द्वारा जैसे ही चमक को बिखेरा जाता है, अर्थात इसकी किरणें क्या होती? फैलती है, तो आसपास का माहौल कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। आप सब जानते हैं, जैसे ही आसपास का माहौल गर्म होगा, वातावरण गर्म होगा, तो पादप की पत्तियां जले नहीं, झुलसे नहीं, तो ये अपने चारों तरफ क्या करती हैं? ये धीरे धीरे नमी का स्त्राव करती हैं, अर्थात जल का वाष्पन
कर देती हैं, जल को वाष्पित रूप में बदल देती हैं और ये जल इसके चारों तरफ क्या किया जाता है, इसके चारों तरफ इसे ठंडाई देने का कारण बनता है। आपने सुना भी होगा, महसूस भी किया होगा कि भरी दोपहरी में जब किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। बच्चों ध्यान दें, इस पत्ती के द्वारा या पत्ती के रंध्रों के द्वारा जल बाहर निकल रहा है। ये जल बाहर निकला तो ये जल बाहर तो निकल जाएगा। चलो मान लीजिए एक जल का अणु चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, इस पत्ती के पास 10 थे, 10 के 10 चले गए। लेकिन ये तो होने क्या है कि चमक तो होने के पूरे दिन बनी रहेगी, माहौल तो पूरे दिन गर्म रहेगा। तो ऐसी अवस्था में बाकी जल कहाँ से आएगा? तो ध्यान दें, जो जल का अणु इस जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है उसका इस पत्ती के द्वारा निष्कासित किए हुए जल के अणु के साथ संबंध होता है। जैसे ही जल का एक अणु यहां पर पत्ती के द्वारा निष्कासित किया जाता है, वैसे ही जड़ का द्वारा एक जल के अणु को भीतर की ओर चूस लिया जाता है। जैसे ही पत्ती ने दूसरे अणु को क्या किया, निष्कासित किया, जड़ ने दूसरे अणु को चूस लिया। इसने तीसरे अणु को निष्कासित किया, जड़ ने क्या किया, तीसरे जल के अणु को चूस लिया। और यह क्रिया अगर लगातार होती रहती है तो पादप की जड़ें क्या करती हैं, जल को क्या करती हैं, लगातार चूसती रहती हैं, खींचती रहती हैं। बच्चे ये बताओ, जल को खींचा जा रहा है, लेकिन ये जल कब खिंच रहा है? जब वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन के कारण एक खिंचाव पैदा होता है। इसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं इसको। अब लेकिन एक बात ध्यान दें कि ये जल का अणु एक पड़ा हुआ है, ये जल का अणु दूसरा पड़ा हुआ है, ये जल का अणु तीसरा पड़ा हुआ है। ये जल के अणु लगातार ऊपर कब जाएंगे? जब जल के अणु के मध्य क्या हो, एक चेन बनी हुई हो, अर्थात जल के अणु एक दूसरे के साथ किस फॉर्म में पड़े हों, चेन के फॉर्म में हो। और बच्चा चेन के फॉर्म में तथा जल के अणु के मध्य एक बल लगता है। ध्यान देना, ये जल का अणु था, इस जल के अणु के बगल में दूसरा जल का अणु था और जल के अणु के बीच में एक बल लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। आप बताओ ये दोनों अणु कैसे हैं? सेम है। तो सेम अणु के मध्य अर्थात एक समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चों? ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो ध्यान देना, डिक्सन और जॉली ने यही बताया था कि रसारोहण की क्रिया वाष्पोत्सर्जन के कारण खिंचाव और जल के अणुओं के मध्य लगने वाले आपसी बल अर्थात ससंजक बल पर आधारित होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सेप का क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स थ्योरी, या हम कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जो डिक्सन और जॉली के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं बच्चों अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन संख्या 6 पर। ध्यान दें कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, अर्थात ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यह सर्वप्रथम स्पष्ट किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान देना बच्चों। स्लीडेन और स्वान 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने ये बताया कि सब कोशिका किसी भी सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। शरीर का संगठन कोशिका के द्वारा होता है। शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि अर्थात विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कोशिका के कारण उत्पन्न होती हैं। आनुवांशिक सूचनाएं भी कोशिका के केंद्रक वाले भाग में क्या होती हैं? संचित होती हैं। ये बातें तो स्लीडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत बताई, लेकिन कोशिका की संरचना के बारे में सब बता दिया गया, कोशिका के कार्य के बारे में बताया गया, लेकिन स्लीडेन और स्वान ने अपने कोशिका सिद्धांत में ये स्पष्ट नहीं कर पाया या नहीं किया कि नई कोशिकाएं कैसे उत्पन्न हो जाती हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चो। कौन आए बच्चों? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि नई कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित पुरानी कोशिका में विभाजन से होता है, और इसके लिए इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसे कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ये स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चो के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसलिए इन रुडोल्फ विर्चो को
आधुनिक कोशिका सिद्धांत का क्या कहते हैं, प्रतिपादक कहा जाता है। अर्थात क्या कहते हैं बच्चों इसको, इसे है ना क्या है कि कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 7। देखें कि पादप कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल की मध्य पटलिका मिडल लेबिला बनी होती है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान होनी चाहिए ये मध्य पटलिका क्या होती है और किसकी बनी होती है और इसका निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है। ध्यान दें, बड़े स्पष्ट रूप से समझें इसको। मैं बच्चों आपके सामने 2 पादप कोशिका बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बच्चों, 2 पादप कोशिका की बात कर रहा हूँ। ये पादप कोशिका नंबर ए है, अर्थात फर्स्ट पादप कोशिका है ये। सेल नंबर ए है ये। इसके बगल में मैं दूसरी पादप कोशिका ड्रॉ कर रहा हूं। ये दूसरी पादप कोशिका मैंने आपके सामने बनाई इस प्रकार से। ये कोशिका संख्या क्या है बच्चों, बी है। आपको पता है पादप कोशिका है तो ये तो क्या होगी, सेल की सेल मेम्ब्रेन, अर्थात कोशिका की कोशिका झिल्ली। इसी प्रकार से ये क्या होगी, कोशिका की कोशिका झिल्ली, और बाहर की तरफ क्या होगी, कोशिका की कोशिका भित्ति सेल वॉल होगी। ध्यान देना बेटा कि मध्य पटलिका फिर कहाँ होती है, ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, इस कोशिका की ये कोशिका भित्ति है, इस कोशिका की ये कोशिका भित्ति है। इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक परत पाई जाती है, इसे कहते हैं मध्य पटलिका या फिर मिडल लेमिला के नाम से इसे जाना जाता है। बच्चों ये बनी किसकी होती है, तो ध्यान देंगे कि ये कोशिका में पाए जाने वाले एक विशेष कोशिकांग, कभी आपने नाम सुना गोल्जी काय, गोल्जी काय के द्वारा निर्मित की जाती है। और गोल्जी काय किसका स्त्राव करता है इसके निर्माण के लिए, इसका निर्माण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट लवण के द्वारा किया जाता है। अर्थात आपकी बात स्पष्ट समझ में आ चुकी होगी कि जो सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए इसका सही विकल्प है कि मिडल लेमिला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। इसमें भी जो मुख्य भूमिका कौन निभाता है, मुख्य भूमिका कैल्शियम पैक्टेट के द्वारा निभाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8th नंबर कि भारत में पर्यावरण अधिनियम लागू हुआ। ध्यान देना बेटा कि पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ध्यान दें कि हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये कब लागू हुआ। ध्यान दें कि 2 से 3 दिसंबर 1984 में, कब की बात कर रहे हैं बच्चों, 1984 में। ये 2 से 3 का मतलब क्या है कि 2 तारीख की रात और 3 तारीख की प्रातःकाल, मध्य रात्रि की बात कर रहे हैं। 1984 दिसंबर में भोपाल नाम के शहर में, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, भोपाल नाम के शहर में एक पेस्टिसाइड समझते हैं कि विशेष रूप से पीड़कनाशी बनाने वाली कंपनी थी। उस कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट, किसकी बात करें बेटा, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया। और रिसाव होने के कारण उस आसपास के वातावरण में इस मिथाइल आइसोसाइनेट ने जल के साथ क्रिया की। किसके साथ क्रिया की बच्चों, जल के साथ। क्यों, क्योंकि ये ना क्या है कि कौन सा शहर था, भोपाल, और भोपाल कहाँ है, हमारे नॉर्थ इंडिया में, और महीना कौन सा है, दिसंबर का, और दिसंबर के महीने में धुंध खूब पड़ती है। जैसे ही मिथाइल आइसोसाइनेट बनी, मिथाइल आइसोसाइनेट ने जल के साथ क्रिया की, और जल के साथ क्रिया करके कैसा रूप धारण किया, इसने विषैला रूप धारण कर लिया, पॉइजनस रूप धारण किया। और विषैला रूप धारण किया तो जिसके कारण इस 3 दिसंबर 1984 को अर्थात प्रातःकाल पता चला कि लगभग 3787 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 16,000 लोग इससे क्या हुए, प्रभावित हुए। ये दुखद घटना ना हो इस कारण से भारत की संसद में
भारत की पार्लियामेंट की बात करें तो 1986 में, कब की बात करें बच्चा, 1986 में एक अधिनियम पारित किया गया, एक एक्ट पारित किया गया जिसे क्या कहते हैं, पर्यावरण संरक्षा अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसे कब लागू किया गया था, ध्यान रखना, इसकी बात करें तो पारित कब किया गया था, इसे पारित किया गया था मार्च 1986 में। कब किया था बेटा, 1986 में। और जो लागू कब हुआ, ध्यान देना, लागू हुआ था ये 19 नवंबर 1986 में। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है कि भारत में पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ, तो पारित हुआ था मार्च 1986 में। और जब ये ना इम्प्लीमेंट कब हुआ, इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 19 नवंबर 1986 में। और आपसे पूछ लिया जाए कि पर्यावरण अधिनियम जो एक्ट है क्यों लागू किया गया था, तो भोपाल गैस कांड होने के पश्चात आगे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट या इस अधिनियम को लागू किया गया। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान दें। निम्नलिखित में से स्वस्थानीय संरक्षण में शामिल नहीं किया जाता। स्वस्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं, इन सिटू डेवलपमेंट किसे कहते हैं। कोई भी ऐसी है ना क्या है कि प्रजाति है जो एक स्थान पर अचानक अपन को दिखी और जिस स्थान पे दिखी उस प्रजाति को उसी स्थान पे संरक्षित कर दें। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि ये आरजेसी का कैंपस है, जयपुर में जो आरजेसी का कैंपस है, राजस्थान जेड क्लासेस का जो कैंपस है, यहाँ पर कोई नई प्रजाति की खोज हुई। जैसे ही कोई नई प्रजाति की खोज हुई, उस प्रजाति को भविष्य के लिए सुरक्षित बना के रखना, अर्थात उसे संरक्षित करने के लिए इस आरजेसी कैंपस में ही उसको उठा के क्या कर दिया जाए, सेफ जोन में रख दिया जाए, संरक्षित कर दिया जाए, तो इसे कहते हैं स्वस्थानीय। लेकिन बच्चों एक आपने सुना होगा परिस्थानीय, XU2, इसे क्या कहते हैं कि खोज तो हो रही है आरजेसी में, लेकिन उठा के अपन क्या कर रहे हैं, उठा के अपन इसको ने क्या है कि जयपुर के किसी दूसरे इलाके में या राजस्थान के किसी अन्य शहर में अगर हम लोग इसको संरक्षित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, परस्थानीय। क्लियर बात हो चुकी है। तो स्वस्थानीय का मतलब क्या है कि जहां से उसे खोजा जाता है उसी स्थान पे उसे संरक्षित कर दिया जाए। तो यहां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वस्थानीय संरक्षण में शामिल नहीं किया जाता। किसे शामिल नहीं करते, ध्यान देना कि राष्ट्रीय पार्क अर्थात नेशनल पार्क की बात करें, नेशनल पार्क बहुत बड़ा एरिया होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्या ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये वो स्थल होते हैं जहां पर किसी भी नई प्रजाति को क्या किया जाता है, तुरंत उसी समय संरक्षित कर दिया जाता है, अर्थात संरक्षण का इसमें जोन होता है। इसका मतलब इसमें तो संरक्षण कर सकते हैं। फिर बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य, इसे कहते हैं सेंचुरी। सेंचुरी की बात भी करें तो बच्चों सेंचुरी में भी क्या होता है, संरक्षण संभव हो जाता है। फिर हम बात करें जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, बायो रिजर्वर, ये तो बेटा बहुत गवर्नमेंट के द्वारा सोचे समझे ना के जोन होते हैं जिनमें जो भी है ना क्या है कि डाइवर्सिटी होती है उसे कंजर्व करके रखने में मदद मिलती है। लेकिन जंतुआलय जिसे कहते हैं क्या, चिड़ियाघर, जंतुआलय में स्वस्थानीय संरक्षण नहीं होता। यहाँ पर हम परस्थानीय संरक्षण या XU2 कंजर्वेशन की क्रिया अपनाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी। बच्चों हम बात कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अफीम का वानस्पतिक नाम है, द बॉटनिकल नेम ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, पेपेवर अर्थात पॉपी की बात करें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अफीम को क्या क्या कहते हैं। अफीम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्लैक गोल्ड, काला सोना कहा जाता है। अफीम को हम लोग क्या कहते हैं, अफीम को पॉपी के नाम से जाना जाता है। अफीम को हम क्या कहते हैं, पोस्त के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोस्त। ठीक है, तो ये हमको छोटी सी बातें याद होनी चाहिए, सब पोस्त क्या है, पॉपी क्या है, ब्लैक गोल्ड क्या है, ये सब अफीम के कॉमन नेम है। अब कह रहा है इसके वानस्पतिक नाम क्या है, तो ध्यान देना अफीम जो होता है ये पेपेवरेसी, किसकी बात कर रहे हैं, पेपेवरेसी कुल का सदस्य है। किसका पादा भैया, पेपेवरेसी फैमिली का मेंबर है। इस पेपेवरेसी से मिलता जुलता नाम चेक कर लो, पेपेवर सोमेनिफेरम, पेपेवर मीन्स पेपेवरेसी, इसलिए हमारे पास जो सही विकल्प होगा अफीम का वानस्पतिक नाम जो कि पेपेवरेसी कुल का सदस्य है, पेपेवर सोमेनिफेरम के नाम से जाना जाता है। क्लियर।
बच्चों आपके मन में विचार हो रहेगा कि सर एक बात बताओ, जब आपने इसका तो आपने सही उत्तर बता दिया, बाकी के 3 की भी विशेषताएं बता चले, तो मैं बता देता हूं, हो सकता है कि भविष्य में यहां से भी कोई प्रश्न आपसे पूछ ले। पाइपर बेटल, पाइपर बेटल बेटा किसका वानस्पतिक नाम होता है? पान का। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पान खाते हैं तो पान में क्या एक पत्ते का यूज़ किया जाता है, उस लीफ पर क्या करते हैं, चूने का, कत्थे इत्यादि को लगा के वो लोग क्या करते हैं, उसको फोल्ड करके खा लेते हैं। तो उस पान के पादप का बॉटनिकल नेम क्या है? पाइपर बेटल। फिर है एरिथ्रोजाइलोन कोका, आपने नाम सुना कोकेन, कोकेन का नाम सुना होगा। तो कोकेन की बात करें तो कोकेन की प्राप्ति जिस पादप से होती है उस पादप को एरिथ्रोजाइलोन कोका कहा जाता है, नशीला पदार्थ है ये। अकेशिया कटेचू, पान की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपसे बताया था पान के पत्ते के ऊपर एक ब्राउन ब्राउन कलर का लेप किया जाता है, और लेप किसका करते हैं बेटा? कत्थे का। तो जो अकेशिया कटेचू है ये कत्थे के पादप का वानस्पतिक नाम है, जिसकी अंतःकाष्ठ के द्वारा कत्थे को पाउडर के फॉर्म में प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार आपके ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बच्चों ध्यान दें, राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान, और ये आपको याद रखना ही है क्योंकि इसमें किसी प्रकार के कोई लॉजिक नहीं होते, सीधा सीधा प्रश्न आता है। ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि विटामिन के की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि विटामिन के है क्या। तो विटामिन के की बात करें, इसे कहते हैं फाइलोक्विनोन। क्या कहते हैं इसको? फाइलोक्विनोन कहा जाता है। ये करता क्या है? तो ध्यान दें कि हमारे चोट लग जाती है, चोट लगने के पश्चात लगातार रक्त का स्त्राव चालू रहता है, लेकिन एक समय के पश्चात रक्त के बहने की क्रिया स्वतः ही बंद हो जाती है। तो रक्त के बहने की क्रिया जो स्वतः ही बंद हुई, तो बंद कैसे हुई? तो ध्यान देंगे कि रक्त को जमाने के लिए अर्थात रक्त को बहने से रोकने के लिए या रक्त स्कंदन के लिए कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें हम लोग फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कहते हैं। अब ध्यान देंगे कि ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है बेटा? लीवर में, यकृत में होता है, और यकृत में इनके निर्माण के लिए विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। यदि ये प्रोटीन नहीं होगी तो रक्त में कभी भी इसका स्कंदन नहीं होगा और अत्यधिक रक्त हानि के कारण क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो जरा चेक करें ये क्या करता है? कैल्शियम तथा फास्फोरस उपापचय नियमन में भाग लेता है? नहीं, गलत ऑप्शन है। श्वसन में भाग लेता है? गलत। कार्बोहाइड्रेट उपापचय में भाग लेता है? गलत। नेक्स्ट देखें, रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायता करता है। बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13, फेफड़ों में गैस का अधिकतम विनिमय होता है। किसकी बात करें बेटा? फेफड़ों में गैसों का अधिकतम विनिमय, गैसों का जो लेन देन होता है वो किस विधि से होता है? तो ध्यान देना बच्चों आप लोग कि जो गैसों का विनिमय होता है, गैसों के आंशिक दाब पर आधारित क्रिया होती है, अर्थात विनिमय कहाँ से कहाँ होता है? ज़्यादा से कम की ओर। और किसी भी पदार्थ का या किसी भी घटक का अधिक से कम की ओर चले जाना सरल विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सरल विसरण या सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है। तो गैसीय विनिमय की क्रिया सामान्य विसरण पर आधारित होती है। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर होगा। ऐसे तो इसमें कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखेंगे? सरल विसरण, सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट प्रश्न, अट्रोपा बेलाडोना किस कुल का सदस्य है? अट्रोपा बेलाडोना इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पादप की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो ध्यान दें, अट्रोपा बेलाडोना सोलेनेसी कुल का सदस्य है। किसका है बच्चों? सोलेनेसी कुल का सदस्य है, जिसमें टमाटर, बैगन इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो हमारे लिए जरा चेक कर लें, यहाँ पर कहाँ है सोलेनेसी? ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। अब रही बात ये, अट्रोपा बेलाडोना मैंने आपसे क्या कहा? ये औषधीय पादप है। तो
तो इससे बच्चों को औषधि प्राप्त होती है, बिल्कुल होती है। और वो औषधि क्या काम करती है ये भी अपन को पता होना चाहिए। अट्रोपा बेलाडोना की बात करें तो ये सोलेनेसी का सदस्य है। किसका है? सोलेनेसी का सदस्य है। एक बात तो आपकी ये समझ में आ गई। दूसरी बात आपकी ये समझ में आ गई कि इसके द्वारा जो औषधि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? एट्रोपीन कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको? एट्रोपीन औषधि कहा जाता है। ये औषधि करती क्या है? ये औषधि हमारी जो नेत्र की पुतली है इसे फैला देती है। नेत्र की पुतली फैला रही है अर्थात नेत्र रोग के उपचार में काम आती है। तो ध्यान रखना, नेत्र की पुतली जिसे प्यूपिल कहते हैं, पुतली को फैलाने का कार्य करती है, फैलाने का कार्य करती है। तो ये अपन को पूरी बातें याद रखनी है। इससे प्राप्त औषधि एट्रोपिन नेत्र की पुतली को फैलाती है, सोलेनेसी कुल का सदस्य है। बाकी बच्चों आपके मन में एक विचार और आएगा, बोले सर बाकियों के बारे में थोड़ी सी बात बताएंगे। बिल्कुल बता चलता हूँ, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। एपोसाइनेसी जो कुल है बेटा, एपोसाइनेसी कुल से भी एक औषधीय पादप आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं क्या? राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। और बच्चों इसे क्या कहते हैं? इसे आपने सुना होगा सर्पगंधा। ये याद रखेंगे, कई बार पूछ लेता है कि सर्पगंधा का वानस्पतिक नाम क्या है? राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता कि साहब राउवोल्फिया सर्पेंटाइना किस कुल का पादप है? एपोसाइनेसी। क्या होता है कि रूबिएसी कुल का एक सदस्य है जो पेय पदार्थ से संबंधित होगा। वो कौन सा होगा? कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका। और बेटा कॉफिया जो अरेबिका है ये, इसे किसका सामान्य नाम है? कॉफ़ी का सामान्य नाम है। इस कॉफिया अरेबिका के जो बीज होते हैं उन्हें भूनकर उसे पीस लिया जाता है और पीसकर दूध में पाउडर के फॉर्म में डालकर क्या करते हैं? कॉफ़ी के रूप में उपयोग में लेते हैं। कॉफिया अरेबिका ये जिसे कॉफ़ी कहते हैं, कॉफ़ी रूबिएसी कुल का सदस्य है। अट्रोपा बेलाडोना सोलेनेसी का थाई और एक मालवेसी। तो बेटा मालवेसी में तो आपको पता है कि मालवेसी में क्या आता है? रेशे देने वाला कपास आता है। इसके बाद हम बात करें किसकी? भिंडी इत्यादि की बात करें तो ये किस में आता है? मालवेसी इत्यादि में शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार आपके प्रश्न तो एक था लेकिन एक दो प्रश्न आपको साथ में और पता चले। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अवर्णीय लवक जो कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का संचयन करते हैं। ध्यान देना बेटा, लवक की बात करें तो पादपों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के कोशिकांग लवक कहलाते हैं। ये विशेष प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं अवर्णीय लवक, दूसरे कहते हैं वर्णीय लवक और तीसरे कहते हैं हरित लवक। हरित लवक में हरे रंग का वर्णक होता है, इसे कहते हैं क्लोरोफिल पर्णहरिम, और ये प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाता है। दूसरा है क्या कि वर्णीय लवक, इसे कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोगों ने क्या क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले जो वर्णक होते हैं पुष्पों के दलों को रंग देते हैं और फलों की फलभित्ति को रंग देते हैं। इसके कारण ही पुष्प रंग बिरंगे और फल भी रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। एक बच्चों हमारे सामने आया अवर्णीय लवक, इसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये ऐसे लवक होते हैं जो कि किसी भी प्रकार के ना तो पादप के भागों को रंग देते हैं ना ही प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये केवल और केवल क्या करते हैं? पोषक पदार्थों को या आधारीय पदार्थों के संचयन का कार्य करते हैं। और आधारीय पदार्थों में बेटा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इनके संचयन का कार्य करते हैं। संचयित की जाने वाली इस नेचर के आधार पे कि साहब ये किसका संचयन कर रहे हैं, इस आधार पे अवर्णीय लवकों को 3 भागों में बांटा जाता है या 3 नामों से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से होते, ध्यान देना। इसके अंदर मैं बता दूं, एक आपने नाम सुना होगा एमाइलोप्लास्ट। क्या होता है बेटा? एमाइलोप्लास्ट। एक आपने नाम सुना होगा एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट। एक आपने नाम सुना होगा इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट, या बेटा इसको हम क्या लिखते हैं? एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट।
ये तो सब बोलने का, प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। अब ध्यान दें कि जो अमाइलोप्लास्ट होता है, ये एमाइलो में एक शब्द आ रहा है अमाइलम, ये स्टार्च का क्या करता है, संचयन करता है, भंडारण करता है। एल्यूरो में एक शब्द आ रहा है एल्यूरोन, और एल्यूरोन किसको बताता है, प्रोटीन को, तो ये प्रोटीन का क्या करता है, ये संचयन करता है। और इलियो या एलियो की बात करें, ये किसका करता है, ये लिपिड का संचयन करता है, अर्थात वसा को भंडारित करता है। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि साहब प्रोटीन को भंडारित करने वाले ये, लिपिड का भंडारण करने वाले ये, स्टार्च का भंडारण करने वाले ये। हम हमारे प्रश्न पे चले। आपसे कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का, और बच्चों कार्बोहाइड्रेट में इसने लिख के भी आपको ने क्या दे दिया, स्टार्च का। तो स्टार्च का संचयन कौन करते हैं, जरा चेक कर लें। स्टार्च का संचयन करने वाले एमाइलोप्लास्ट कहलाते हैं। ऑप्शन देख लें, एल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एटियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। इसलिए सही विकल्प क्या होगा, एमाइलोप्लास्ट हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 पे। 16वां प्रश्न देखें बच्चों। 16वां प्रश्न क्या कहता है कि यकृत फ्लूक पर परपोषी के एंजाइमों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ध्यान देना बच्चों कि जो लीवर फ्लूक है, इस यकृत फ्लूक कह सकते हैं, ये यकृत कृमि कह सकते हैं, ये अंतः परजीवी होता है। और अंतः परजीवी है तो ये आंत में पाया जाता है, और आंत में पाया जाता है तो यहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शन भी होती है। तो इस पर किसी भी प्रकार से क्यों प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इसे किस प्रकार से सुरक्षा मिलती है। तो ध्यान देना, लीवर फ्लूक के चारों ओर क्या होता है, अधिचर्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अधिचर्म। और अधिचर्म के कारण क्या होता है कि एंजाइम इसे गला नहीं पाते, और ये अंतः परजीवी के रूप में परपोषी में सर्वाइव कर लेता है। अर्थात यकृत फ्लूक पर परपोषी के एंजाइम का प्रभाव अधिचर्म की उपस्थिति के कारण नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 17। कॉकरोच में अंड कवच का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है। अंड कवच का मतलब है उथिका। उथिका का निर्माण कौन करता है, तो आपको ये याद रखना है कि कॉकरोच में अंड कवच का निर्माण संग्राहक ग्रंथि कोलेट्रल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। और ये विशेष प्रकार की वो संरचना होती है जिसमें एक साथ कई सारे अंडे इकट्ठे पाए जाते हैं, अर्थात एक साथ भंडारित उपस्थित होते हैं। तो अंड कवच का निर्माण संग्राहक ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 18 कि वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा कहलाता है। ये तो बेटा बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन किस उपकरण से करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन एक विशेष उपकरण से करते हैं। पहले मैं उपकरण के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, फिर नाम बताऊंगा। इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें एक कांच की विशेष प्रकार की ऐसी नली होती है, इस प्रकार से। ध्यान दें आप लोग, इस उपकरण को मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कभी आपको डायग्राम भी पूछ ले तो आप उसको पहचान सकें। इस प्रकार से एक नली होती है, ये इसमें क्या होता है, इसमें एक पादप की शाखा को लगा दिया जाता है इस तरीके से, और पूरी की पूरी इस नली को क्या करते हैं, पानी से भर देते हैं इस तरीके से। कंप्लीट इसको क्या करते हैं, वाटर से फिल कर देते हैं। इस नली पर क्या होता है, छोटे 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 क्या होते हैं, स्केल लगे रहते हैं इस जगह पे। और इस उपकरण की सहायता से जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी वैसे वैसे जल यहाँ से अवशोषित होता है, और यहाँ एक बुलबुला होता है। क्या होता है बेटा, गैस बबल होता है। जैसे जैसे जल खिंचेगा वैसे वैसे बबल क्या होता है, खिंचता चला जाता है। इस उपकरण के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन करते हैं। बच्चों इस उपकरण को कहते क्या है, इस उपकरण को पोटोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोटोमीटर कहते हैं। और इस पोटोमीटर का निर्माण किसने किया था, इस पोटोमीटर का निर्माण गैनोंग्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए इस वैज्ञानिक को सम्मान देते हुए इसका पूरा नाम गैनोंग्स पोटोमीटर के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात हो चुकी है। तो आपको याद रखना है कि वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, गैनोंग्स पोटोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। C4 चक्र का प्रथम उत्पाद है द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ C4 साइकिल। बच्चों सबसे पहले तो अपन को ये याद होना चाहिए सब C4 चक्र होता क्या है। तो ऐसा देखो यहां पर लिख रखा है C4, इसका मतलब क्या है कि ऐसा प्रकाश संश्लेषण का चक्र जिसमें बनने वाला पहला स्थायी उत्पाद 4 कार्बन वाला हो, ऐसे कहते हैं C4। अगर बच्चों कई जगह लिखा होता है C3, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा चक्र जिसमें पहले बनने वाला उत्पाद में कार्बन कितने हो, 3 कार्बन का हो, उसे कहते हैं C3। अगर C2 लिखा हो तो क्या कह सकते हैं, पहला उत्पाद कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का। तो जो C4 की बात हमसे पूछी गई है तो ध्यान दें कि पहला उत्पाद में कार्बन कितने होने चाहिए, 4। कितने होंगे बेटा, 4। चेक कर लेते हैं किसमें 4 होते हैं। हम बात कर रहे हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, किसकी बात करें बेटा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अर्थात 3PGA। ये तो 3 कार्बन वाला उत्पाद है। कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड PEP, ये भी बच्चों 3 कार्बन वाला होता है। फिर हम कह रहे हैं राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, जिसे कहते हैं RUBP, ये बच्चों 5 कार्बन वाला होता है। फिर हमसे पूछा गया, कह रहा है क्या, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, ये बच्चों 4 कार्बन वाला होता है। अब आपको समझने में और छांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। C4 चक्र है, C4 है, इसका मतलब कार्बन कितने होंगे, 4। चेक कर लें कार्बन कितने हैं, 4। इसलिए C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन संख्या 20 पे। ध्यान दे बेटा, खपरा भृंग का वैज्ञानिक नाम है, द बॉटनिकल नेम की बात कर रहे हैं बेटा। ये खपरा भृंग का कौन सा वैज्ञानिक नाम हो सकता है, तो आपको ये तो याद ही रखने हैं क्योंकि वैज्ञानिक नाम तो कभी भी परिवर्तित नहीं होते। तो खपरा भृंग का वैज्ञानिक नाम ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये हमारे सन 2018 के जीव विज्ञान विषय के जो जेट के अंदर आए हुए प्रश्न हैं, जीव विज्ञान विषय के पार्ट फर्स्ट का हमने पूर्ण रूप से आपके सामने हर क्वेश्चन को विशेष रूप से समझाया। आप इनको अच्छी तरह से याद रखें। साथ में आप अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे हमारे पार्ट सेकंड पर। तब तक के लिए साथ में बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।